नाउ फर्स्ट सेक्शन 7 कहता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले गुड्स डैमेज हो जाता है और सेलर की नॉलेज में ये चीज नहीं है और गुड्स भी स्पेसिफिक होता है. पहली चीज है कि स्पेसिफिक गुड्स है और सेलर की नॉलेज में नहीं है, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर. अगर ये दो कंडीशन है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. ओके now at the time of the contract was made, perishing or become so damaged as no longer answer to their description in the contract. सिंपल सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर सेलर की नॉलेज में नहीं है और स्पेसिफिक गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स मतलब गुड्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो उस केस में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. दूसरी कंडीशन सेक्शन 8. सेक्शन 8 ये कहता है कि देयर इज ए एग्रीमेंट टू सेल. एग्रीमेंट टू सेल हुआ है लेकिन सेल नहीं हुआ है. एग्रीमेंट टू सेल है बट नॉट सेल. और गुड्स हमारा स्पेसिफिक गुड्स है, आइडेंटिफाइड गुड्स है. और नेक्स्ट कंडीशन है विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर. सेलर ने कुछ उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया है, उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर. और इस तरह अगर गुड्स डैमेज हो जाता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड हो जाएगा. एग्रीमेंट इज वॉइड. और ये कंडीशंस जो है वो एप्लीकेबल होंगी ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, नॉट अनसर्टेन और जेनेरिक गुड्स. आप एग्जांपल देखो, एक कंपनी है, a contracted to purchase 30 tons of apple juice from B. Deliveries were to be made in weekly truckload. B crushed the apples. B ने एप्पल जूस रेडी कर दिया है, डिलीवरी तक के लिए उसने रेडी कर दिया है. इसका मतलब उसने अपना पोर्शन कंप्लीट कर दिया है. ए डिलेड द डिलीवरी. जो बायर है उसका फॉल्ट है, उसने डिले किया है डिलीवरी लेने में. और उससे क्या हुआ, जूस पेरिशेबल नेचर का है, वो डिट्रॉइट इन क्वालिटी में डिट्रॉइट हो जाता है. तो इसका जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? बायर. विल बी बोर्न बाय ए ओनली. आपका फॉल्ट है, आपने डिलीवरी नहीं ली है. सेकेंड कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये होती है पेरिशेबल गुड्स में, ओनली इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स के केस में. दूसरा एग्जाम्पल, बी ऑफ बनारस राइट्स सी ऑफ चेन्नई टू सेंड हिम 50 पीसेस ऑफ रिस्ट वॉचेस बाय पोस्ट पार्सल. सी सेंड्स द 50 पीसेस, वो उसको भेज देता है. करेक्ट एड्रेस, इंपॉर्टेंट क्या है, उसने 50 पीसेस भी दिए हैं और करेक्ट एड्रेस भी फॉर्म किया है. The parcel was misplaced in the post and never reached B. This loss will be borne by the B. Who is B? B is the buyer. As the property in goods has passed on to buyer, the moment the parcel is delivered to the post office with correct address. जैसे वो post office तक करेक्ट एड्रेस के साथ अपना मटेरियल पहुंचा देता है, कोरियर पैक कर देता है, पोस्ट ऑफिस को हैंड ओवर कर देता है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. अब अगर गुड्स मिसप्लेस हो जाता है तो वो बायर बियर करेगा. क्यों? क्योंकि सप्लायर ने तो नहीं कहा था ना कि आप हमसे मंगाइए कोरियर के थ्रू. हमारी चॉइस थी कि हम कोरियर के थ्रू मंगवा रहे हैं. तो जब भी हम गुड्स इस तरह कोरियर के थ्रू मंगवाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है उसका लॉस बियर करने की. Clear? Now next, ये example important है. A of Delhi agreed to purchase 500 liters of engine oil from B. As per the terms of agreement, delivery was to be made in a special pouches of 500 ml. इतने लीटर तो हमने परचेज किया है, लेकिन कंडीशन है हमारी कि पाउच जो है वो 500 ml का होना चाहिए. While B was making and filling 500 ml pouches for delivery to A, the store got fire. As a result, the entire quantity of engine oil lying there lost in fire. As per section 26, the risk and property in the goods still remain with the seller, and the entire loss will be borne by B, the seller only. क्यों? ठीक है भाई, गुड्स आपके पास है, जो भी आग लगी उसका नुकसान हुआ तो आप ही बियर करेंगे, सेलर बियर करेगा. बट एक पॉइंट नोट किया है कि क्यों ये बायर तक नहीं पहुंचा.
मैम क्योंकि ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था ना इसलिए। डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, ठीक है, ये तो एक है। लेकिन हमने जो अभी पढ़ा, ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई वर्ड कोट करो। ये तो हमने कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में बोला कि वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था। हो जाता तो वो तो चला ही जाता शायद कार्टन। बट हमारे इस लॉ में जो हमने ये सेक्शन पढ़ा, इसमें से अगर हम कोई एक्यूरेट वर्ड पिक करेंगे तो क्या कहेंगे? कम ऑन फास्ट। अभी अभी ही मैंने रिपीट किया है और मैं उस वर्ड्स को अंडरलाइन करती जा रही थी आप लोगों के लिए। मैम रिस्क एंड प्रॉपर्टी। क्या हुआ? रिस्क एंड प्रॉपर्टी। डिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं, क्लियर नहीं हुआ। स्पेसिफिक गुड्स है वो, जो गुड्स वहां पे डिस्ट्रॉय हुआ, इज इट अ स्पेसिफिक गुड्स? और स्पेसिफिक गुड्स है। फिर से पढ़ो केस को। या अनसर्टेन गुड्स है? अनसर्टेन। हाँ अरुण, आप क्या कहना चाहते हो? मैम कह रहा हूँ पता तो है मैम कि कौन सा गुड्स मंगाना है कौन सा नहीं मंगाना। हाँ, लेकिन स्पेसिफिक कब हो जाएगा? आप फर्नीचर खरीदने गए ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप फर्नीचर खरीदने गए। अच्छा मैम ठीक है मैम, क्या? जब हम उसे मैम वहां जाके खरीदे। नहीं, आप वहां जाइए मत, लेकिन वो स्पेसिफिक कब होगा? स्पेसिफिक तब होगा जब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो पैक हो जाएगा। मैंने क्या कहा उनको कि 500 लीटर तो मुझे चाहिए, लेकिन 500 ml के पाउचेस में चाहिए। और क्या लिखा है वहां पे कि वो 500 ml के पाउचेस अभी बना रहा है। जब तक 500 के पाउचेस नहीं बन जाएंगे, तब तक मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। भाई वो इंजन ऑयल का सेलर है, उसके पास तो बहुत होगा, उसके पास तो पूरे पूरे ड्रम होंगे। तो वो क्या कह देगा कि कौन सा ड्रम मेरा है? कोई आइडेंटिफाइड नहीं है ना, स्पेसिफिक नहीं है। गुड्स उसके पास है, लेकिन मेरे लिए स्पेसिफिक नहीं है। मेरे लिए स्पेसिफिक कब होगा? जब वो 500 के पाउचेस बना देगा। ठीक है, अभी गुड्स अनसर्टन है, इसलिए अगर फायर से वो डिस्ट्रॉय हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा तो यहाँ इसके साथ आप मतलब कुछ भी अगर पढ़ते हो, कोई भी एग्जाम में आप केसेस पढ़ते हो, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे मत आना। और जो भी आप वर्ड लिखते हो या जो भी चॉइस में देखते हो, बहुत बार जो 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें बहुत थोड़ा सा मार्जिन होगा। तो आप उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उस पर स्ट्रेस करना कि कौन सा मेरा वर्ड मेरे एक्ट के अकॉर्डिंगली है। डिलीवरेबल वर्ड जो आपने बोला था, डिलीवरेबल स्टेट, वो सही है, वैसे सही है, मीनिंग पूरा देता है। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? स्पेसिफिक या अनसर्टन। ठीक है, ये केस के अंदर अनसर्टन है और कुछ कंडीशन नहीं है। अनसर्ट, अभी गुड्स अनसर्टन है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो सेलर है, इंजन ऑयल सेल कर रहा है, उसके पास तो पूरे पूरे ड्रम होंगे। हो सकता है ड्रम के साथ साथ पीछे उसके, जो आपने देखी ना पेट्रोल पंप पे बड़ी सी गाड़ी आके खड़ी होती है, वो भी 2 ट्रक खड़े होंगे। बट सारा गुड्स मेरा थोड़ी है। मेरा गुड्स कब हो जाएगा? जब मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, मेरे चॉइस के अकॉर्डिंगली वो कार्टन में पैक हो जाएगा। और अगर उसे कोरियर करना है तो वो कोरियर के लिए चला जाएगा। जाते समय अगर डिस्ट्रॉय होता है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, देन राइट, गुड इज नॉट सर्टन। फिर हमेशा आगे याद रहेगा जब आपको रिवाइज करोगे नेक्स्ट मंथ। गुड इज नॉट सर्टन और स्पेसिफिक। Unless
act according to contract. और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस की सेलर की है. Now, it may further be noted that if the seller was aware of the destruction of goods and still enters into a contract, he stopped from disputing the contract. In such case, the buyer can sue him. अब ये तो अलग ही केस हो गया, बिल्कुल अलग, कि आपको पता है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया और फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, तो buyer can sue him for breach of contractual obligations and claim damages. यहाँ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और डैमेज भी हो जाएगा, क्योंकि जिस गुड्स के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है ना. ये डॉक्ट्रिन है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं मैं. यस और नो प्लीज. यस मैम. ओके, अब आ जाते हैं सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर. नेमो डेट क्यू हैबिट, इसका मीनिंग लिख लो. नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव. No one can give what he himself does not have. ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इस कोटेशन का मतलब क्या है. अच्छा, यहाँ जो हम ये पढ़ रहे हैं, दिस इज अ डॉक्ट्रिन. ये एक डॉक्ट्रिन है. ठीक है, डॉक्ट्रिन है तो हर डॉक्ट्रिन का कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इसके भी एक्सेप्शंस हैं जो हम देखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन कहती क्या है. सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर. उस पर्सन से सेल करना या वो पर्सन सेल करे जो कि ओनर नहीं है. तो इसका मतलब इसमें कई कंडीशंस हैं, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशंस है. वो है, इन नॉर्मल कोर्स ए बायर कैन अश्योर दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स. अगर कोई शॉप पे खड़ा है और हम कुछ लेने गए, सपोज हम चेयर लेने गए और वहां जो पर्सन है हम तो उसे नहीं जानते ना, अननोन शॉप में गए हैं, और अगर वहां पर्सन वो हमें सारे क्वालिटीज वेराइटीज दिखा रहा है, उनके बहुत अच्छे से रेट बता रहा है, अंदर गोदाम तक हमें लेके जा रहा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये इस शॉपकीपर का कुछ ना कुछ तो होगा ही, ओनर होगा या तो. और काफी अगर स्मार्ट सा है, हैंडसमली ड्रेस्ड अप है, तब तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जरूर मालिक होगा. और अगर वो हमें डिस्काउंट भी देने की बात कर रहा है या हमें डिलीवरी फैसिलिटेट करने की बात कर रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये ओनर ही होगा. तो buyer may assure that the seller is the owner of the goods or having authority from the owner to sell the goods. या तो वो ओनर है या उसके पास अथॉरिटी है ओनर से गुड सेल करने की, तभी वो हमें गोदाम तक एक्सेस ले रहा है, हमें सारे प्राइजेस कोट कर रहा है, हमें डिस्काउंट कोट कर रहा है, हमें डिलीवरी दे रहा है. Where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. अगर वो ओनर नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कंसेंट भी नहीं है ओनर का, the buyer requires no better title to the goods. According to this doctrine, अगर जो पर्सन हमें सेल कर रहा है वो ओनर भी नहीं है, वो ओनर नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है. ये मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये वर्ड्स आपको इस डॉक्ट्रिन को लर्न करने में हेल्प करेंगे. वो ओनर भी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उसके पास कंसेंट भी नहीं है ओनर का. द बायर रिक्वायर्स नो बेटर टाइटल. बायर को कोई अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा देन द सेलर हैड अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स is by conduct precluded from denying the seller's authority to sell. ये हमारी डॉक्ट्रिन होती है. जनरली क्या होता है, अब यहाँ पे भी मीनिंग को रिपीट किया गया है. A non-owner cannot make valid transfer. Non-owner cannot make valid transfer of property in goods. अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, if the title of the seller is defective. अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है
तो बायर का भी टाइटल डिफेक्टिव होगा। सेकंड पॉइंट है, इफ द सेलर हैज नो टाइटल, अगर सेलर के पास कोई टाइटल ही नहीं है, द बायर डज नॉट एक्वायर एनी टाइटल, बायर को कोई टाइटल नहीं मिलेगा, चाहे उसने हॉनेस्टली एक्ट किया हो और पूरी प्राइस पे की गई, तब भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने सुना होगा ना कि चोरी का माल होता है, चोर जाकर उसको मार्केट में सेल कर देता है, तो जो उस मटेरियल को खरीदता है वो उसकी प्राइस तो पूरा पे करता है ना, फिर भी अगर पुलिस पकड़ने जाती है तो उसे पकड़ लेती है ना, और उससे वो गुड्स भी सीज कर लेती है और उसका प्राइस भी वापस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने उसको सेल किया उसके पास बेटर टाइटल नहीं था, उसने उसको चुराया हुआ था। चुराया हुआ का मतलब अनऑथराइज्ड उस पे एक्सेस किया था और उसे मार्केट में सेल कर दिया था। तो जब उसके पास कोई टाइटल नहीं था तो जिसने खरीदा, चाहे भले ही उसकी फुल प्राइस दियो, हाफ प्राइस दियो, 1/4 दियो, उसको टाइटल कहाँ से मिलेगा? वो टाइटल नहीं मिलेगा। ये इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंगली कहा गया है। मैम हाँ जी, मैम अगर बायर को पता ना हो किसने चोरी करी है तो फिर यही तो मिल तो जाएगा। यही तो यहाँ कहा गया है, यही तो यहाँ कहा गया है कि बायर ने अगर, कहा गया हमारा सेकंड पॉइंट, हाँ यही कहा गया है, बायर डज नॉट एक्वायर एनी टाइटल ऑल्दो ही माइट हैव एक्टेड हॉनेस्टली, बायर ने हॉनेस्टली एक्ट किया है, ड्यू पेमेंट भी पूरी की है, बट स्टिल उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, गुड सीज हो ही जाएगा। क्यों सीज हो जाएगा वो आगे दिया हुआ है। दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट द रियल ओनर। क्यों? क्योंकि भाई वो ओनर का तो नुकसान हो जाएगा ना, जो उसका रियल ओनर है ऑफ द गुड्स। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी है सपोज, अब उस हाउस प्रॉपर्टी के पेपर्स कोई फ्रॉडुलेंटली मुझसे ले ले, ठीक है, उसके पास राइट तो नहीं गया, उसने फ्रॉडुलेंटली मुझसे पेपर्स ले लिए और वो पेपर ले जाके वो प्रॉपर्टी को सेल कर दे। अब जिसको उसने प्रॉपर्टी सेल की है वो तो कहेगा कि मुझे क्या पता था कि इनके पास, इन्होंने खरीदी नहीं है या इनकी नहीं है, इन्होंने मुझे सारे पेपर्स दिए, अब तो मैंने करोड़ों पे भी कर दिया, तो अब तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। बट क्या मैं बेच सकती हूँ उस प्रॉपर्टी को? मैं बेचना चाहती हूँ या मैं बेच दूं? नहीं। अगर क्यों मैं बेचूं? मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसको सेल करने में और मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। गलत है मैं अपनी प्रॉपर्टी अगर वापस मांग रही हूँ तो? नो मैम। ठीक है ना? तो ये डॉक्ट्रिन जो रियल ओनर है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए ये डॉक्ट्रिन बनाई गई है। दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट। अब जिसने खरीदी वो बेचारा भी इनोसेंट है, उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसको क्या पता कि ये जो पेपर्स इसके पास आए हैं फ्रॉडुलेंटली आए हैं, इसने जालसाजी करके ये पेपर्स अपने पास लिए हैं और मुझे प्रॉपर्टी सेल की है। ठीक है, वो कोर्ट में जाके हाँ ये प्रूफ कर सकता है, अपना इनोसेंस प्रूफ कर सकता है, तो उससे क्या होगा, जिसने फ्रॉडुलेंट के काम किया है सारा जालसाजी का, उससे अपना अमाउंट रिकवर कर ले। बट रियल ओनर को तो कुछ नुकसान ही हुआ ना। इज इट क्लियर? तो ये डॉक्ट्रिन रियल ओनर को सेव करने के लिए बनाई गई है। अब आते हैं, जब ये डॉक्ट्रिन है, हर डॉक्ट्रिन का एक एक्सेप्शन होता है। अगर आप डॉक्ट्रिन डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिख रहे हैं, ये आगे भी आती है, ये अभी इंटर के कोर्स में भी आएगी, इसलिए ये जो फाउंडेशन का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये मत सोचना कि एग्जाम ही पास करना है। तो ये डॉक्ट्रिन है, तो डॉक्ट्रिन है तो उसका एक्सेप्शन भी आएगा। और हम जब थ्योरी पेपर लिखते हैं तो कोई भी डॉक्ट्रिन बिना एक्सेप्शन के कंप्लीट नहीं होती है, ये याद रखना। एक्सेप्शंस, सबसे पहला है सेल ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। इसके कई एक्सेप्शंस है। फर्स्ट है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेकंड सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स, देन थर्ड sale by person in possession under voidable contract, fourth seller or buyer in possession after sale, fifth sale by estoppel, sixth sale by a finder of goods, and seventh sale by official receiver or assignee। एक एक करके ले लेते हैं जल्दी से। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सिंपल। हमारी डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि या तो ओनर हो
या फिर उस जो पर्सन सेल कर रहा है उसके पास अथॉरिटी हो, या फिर ओनर का कंसेंट। ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट यानी कि किससे अपॉइंटेड होता है? प्रिंसिपल से अपॉइंटेड होता है। प्रिंसिपल से अपॉइंटेड होता है तो इसका मतलब क्या है? इसके पास सेल करने की अथॉरिटी है। हो गई बात क्लियर? जब इसके पास ओनर की अथॉरिटी है तो अगर ये कुछ सेल कर रहा है तो वो वैलिड सेल है, और जो बायर है उसको ट्रू टाइटल मिल जाएगा। क्लियर? बस इतनी ही कहानी है इसके अंदर। मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास कंसेंट है ओनर की सेल करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कंसेंट है उसके पास ओनर की, और उसके पास जो पोजीशन ऑफ गुड्स है, कई बार पोजीशन ऑफ गुड्स हो भी सकता है पोजीशन ऑफ गुड्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो सेल कर। हाँ जी मैम कोई वर्कर है? वर्कर नहीं मैम बता रहा हाँ, मैम बताओ। कोई वर्कर है, उस किसी दुकान में काम करता है मैम। ठीक है मैम, ओनर के मैम उसने प्रोडक्ट भेज दिया पर ओनर को नहीं बताया मैम, और सामान भी चोरी नहीं करा, तो मैम क्या है कि किस में आएगा मैम ये? कैसा वर्कर? मैम उसमें काम करने वाला। उसमें काम करने वाला मैम वर्कर। मालिक बाहर जा रखा था, कस्टमर आया बेच दिया, तो मैम वो किस में आएगा? वो सेल में आएगा, ऐसा केस है। मैम बताया नहीं पर ओनर को हमने कि हमने ये सामान बेच दिया और हमने उसके पैसे हाँ अपने हाँ पास। हाँ, उसने अपने पैसे भी अपने पास रख लिए। ये केस है, लॉ में केस है। और इनफैक्ट हमने देखा भी है। एक बार हम एक बहुत बड़ी शॉप में गए थे, हमें क्या पता कि जो ये बंदा सेल कर रहा है वो तुम्हारा एजेंट नहीं है, उसके पास पूरी चीजों का एक्सेस है। ठीक है, आप हर शॉप में जाओ तो वहां पे हमेशा मालिक अवेलेबल तो नहीं होता ना। जो एजेंट्स होते हैं, जो उनके सेल्समैन होते हैं, वही पूरी सेल कर देते हैं। हो सकता है सेकंड हाफ में आपका ओनर आता हो और वो सिर्फ कैश गिन के चला जाता हो, या स्टॉक देखता हो, कैश गिनता हो, इट्स ओके, उसकी 4-5 ब्रांचेस हो, वो किसी एक ब्रांच में बैठता हो, इट्स पॉसिबल ना। मुझे मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, मैं तो एज ए बायर शॉप में एंटर हुई हूँ। इज इट क्लियर? ये लॉ में केस है। बायर शॉप में एंटर हुए, वहां पे जो पर्सन था उसने उन्हें सारी वैरायटी दिखाई, पूरी शॉप का उसके पास एक्सेस था, उसने सेल की। सेल वैलिड थी ना, बायर ने तो सेल वैलिड की। और आपकी शॉप में जो पर्सन है वो सेल कर रहा है, तो मैं क्या मानूंगी कि उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, आपका कंसेंट है कि नहीं है। उसने पूरी सेल की, उससे जो डिस्काउंट था वो भी डिस्काउंट दिया, इवन 50% डिस्काउंट दिया, और बायर ने बाई करके चला गया। अब इसमें वो बायर की क्या गलती है? बायर ने तो पेमेंट भी किया, आपने अगर 50% मांगा तो उसने 50% दिया ना, मना तो नहीं किया। अब वो जो पर्सन था शॉप के अंदर, उसने वो माल भी बेच दिया, उसके पैसे भी अपने पास ही रख लिए। तो इस केस में जो प्रूफ करना है, वो ओनर जो भी एक्शन लेगा वो अपने पर्सन के अगेंस्ट में लेगा, बायर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता। ओके। ठीक है, ये केस है वैलिड, लॉ के अंदर वैलिड केस है, बट हम कोर्ट नहीं करते क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे ये केस आपको पूछा नहीं जाएगा। बस इतना ही सा पूछा जाएगा कि क्या चीज है मार्केट। हम ये मान के चलते हैं कि जो मर्केंटाइल एजेंट है, मतलब प्रॉपरली ओनर से अपॉइंटेड है, और उसको कुछ सैलरी दी जाती है या उसे कमीशन दिया जाता है सेल में, बट ओनर की नॉलेज में है, हम वो उसकी अथॉरिटी पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ द ओनर ऑफ ए कार, ये क्लियर हो गया यहाँ से, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। If the owner of a car deliver it to H, a mercantile agent for sale at not less than rupees 20,000, वो अपने एजेंट को दे रहा है 20,000 से कम में बेचना मत। S sold the car for 15,000 to K, who bought it in a good faith and without notice of any fraud. H misappropriated the money. F sued to recover the car from K, held as H was in possession of the car with F's consent for the purpose of sale. K obtained a good title of the car. ये आ गया इसी एग्जांपल के अंदर आपका क्वेश्चन। ठीक है, कार आपके पास है,
आप कार बेच रहे हो तो मैं तो ये मानूंगी ना कि आपके पास पूरी अथॉरिटी है इसको बेचने की, इसका डिसीजन लेने की, इसके सेल की डिसीजन लेने की। और अगर 50,000 पे दोनों पार्टी एग्री होती हैं तो भी मैं मानूंगी कि आपके पास पावर है, आप 20,000 का सामान 15,000 में बेच रहे हो। ठीक है, मुझे क्या पता कि आपको 20,000 की पावर दी गई है सेल करने की। मैं तो 15,000 आपने मांगे, मैंने 15,000 आपको पे कर दिए। तो के हु इज द बायर obtained a good title to the car. Next point, sale by one of the joint owners. Joint owner, joint owners, दो तीन ओनर होते हैं। अगर एक ओनर कुछ सेल कर रहा है तो वैलिड सेल है, हो सकता है ऐसा। किसी शोरूम के दो तीन ओनर्स हैं, को ओनर्स हैं, तो अगर एक बैठा हुआ है शॉप पे और वो जो भी सेल कर रहा है, जो प्राइस कोट कर रहा है, इसका मतलब दूसरे का कंसेंट है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो वैलिड सेल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं। A, B and C are three joint owners of a car which is with B with the consent of A and C. B wrongfully sold the car to D without any knowledge and authority of remaining partner. D in good faith purchased the car and paid the price thereof after taking the delivery. The property in goods stand transferred to D despite that B is not the owner of the car. But B क्या है यहाँ पे? ओनर नहीं है, लेकिन को ओनर तो है, ज्वाइंट ओनर तो है। और वो जो भी डील कर रहा है डी के साथ, डी इज ए आउटसाइडर, डी इज ए बायर प्लस आउटसाइडर। अब मुझे आपके इनसाइडर क्या टर्म्स हैं, आपकी कंडीशंस क्या है, मुझे नहीं पता। जो मुझे दिखेगा सामने फेस पे, मैं वो डील करूंगी। मेरी डीलिंग उसके साथ हो गई, सेलेबल प्रोडक्ट था, मैंने बाय कर लिया, मैंने पूरी प्राइस आपकी पे कर दी, तो मुझे पूरा टाइटल मिलना चाहिए। Okay. Now, sale by person in possession under voidable contract. Voidable contract. When the seller of goods has obtained possession thereof under a contract voidable under section 19 or section 19A of the Indian Contract Act 1872, आप already पढ़ चुके हैं। What are the voidable contracts? मैम जो स्टार्टिंग में इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, बट वन पार्टी की वजह से वो वॉइडेबल हो जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन, हाँ, misrepresentation, ठीक है। But the contract has not rescinded at the time of the sale. The buyer acquires a good title to the goods. मतलब contract voidable था। voidable contract एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको आगे ले जाना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। rescinded का मतलब जब तक सेल की हुई थी तब तक वो कैंसिल नहीं किया गया था, उनका जो भी टर्म्स थे वो कैंसिल नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और बायर उसको बाय कर लेता है तो ही विल गेट ए गुड टाइटल, उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। एग्जांपल देख लो, ए परचेज्ड अ मोबाइल सेट फ्रॉम बी बाय फ्रॉड। ए ने परचेज किया, ए हैज अवॉइडेबल टाइटल to the mobile set at the option of B. Before B could rescind the contract, A sold the same to C, who purchased it from A in good faith and without knowledge of fraud by A and paid for it. C has a good title to the goods. C is a buyer. या तो आप इमीडिएट उस सेल को कैंसिल कर लीजिए अगर उसने बाय फ्रॉड खरीदा है, और अदरवाइज वो पहले वाले ने अगर आगे बेच दिया तो आगे वाले को तो गुड टाइटल मिलेगा। अब तो आपको गुड्स मिलना मुश्किल है वापस। सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर। मैम ये तो फिर एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ ना इसमें? क्या हो गया इसमें मैम? नहीं, मुझे आपका जो आपने वर्ड यूज किया वो क्लियर नहीं था, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। हाँ मैम इस वाले एग्जांपल में सेल हो रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है? सेल हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल की बात ही नहीं है अभी तो। उन्होंने क्या कहा, ए परचेज्ड अ मोबाइल सेट फ्रॉम बी बाय फ्रॉड। उसने जो भी फ्रॉड किया उसने मोबाइल सेट परचेज कर लिया है, सेल हो गई है यहाँ पे। लेकिन ये जो फ्रॉड से हुआ, बी ने उसको अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया है। तो और जब भी सी ने खरीदा उसने गुड फेथ में ए से परचेज कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल नहीं किया, तो ये क्या माना जाएगा कि वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, आप एग्री हो उसके ऊपर। और तब तक सी ने परचेज भी कर लिया,
तो सी ने परचेज कर लिया तो सी को गुड टाइटल मिलेगा, या तो आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, ठीक है ना। अरे जब तक आपने कुछ सुना होगा ना, जब भी कोई चोरी वोरी होती है तो इमीडिएट एफआईआर का इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि जो चोरी का मटेरियल है अगर वो आगे सेल हो जाए, आपने उसको रोका नहीं, कोई एफआईआर नहीं कराई, अगर इमीडिएट आपने एफआईआर करा दी है तो उसके राइट्स अलग हो जाते हैं। और अगर आपने एफआईआर नहीं कराई, 2 दिन का वेट किया, तो चोरी का मटेरियल उस बीच में सेल हो गया, तो उसके राइट्स चेंज हो जाएंगे। जो आगे फर्दर बायर होगा वो तो कहेगा मैं क्या मालूम, मुझे तो लगा वो उसका ओनर है और मैंने परचेज कर लिया। एफआईआर कराने से क्या होता है कि राइट्स चेंज हो जाते हैं, और जिसने ये चोरी की है उसके पास फिर एक ही होता है कि इनके पास कोई ट्रू टाइटल नहीं है, तो वो आगे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि बाकी सब बातें बाद में करना, पहले जाके एफआईआर करो, ठीक है। नाउ सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। Explanation. Where a person having sold goods continues or is in possession of the goods or of the where a person having sold goods continues or is in possession of the goods, ये डबल लिखा हुआ है, goods or of the documents of title to the goods, the delivery or transfer of that person or by the mercantile agent acting for him of the goods or documents of title under any sale, pledge, other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery to transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make the same. तो समझ में आया? No, ma'am. क्या समझ में आया? विधि आप या तो नेट वीक है या मुझे वॉइस क्लियर नहीं हुई। चलो एग्जांपल देखते हैं। ए सेल्स इज ब्लैकबेरी मोबाइल टू बी। ए ने बी को सेल किया। he promised to deliver the same after 1 week, और उसने सेल करने के बाद बोला मैं 1 हफ्ते बाद आपको डिलीवर करूंगा। However, A instead of delivering to B sold it to C, who purchased it from A in good faith and paid the price. C gets a good title to it. आपने उसकी डिलीवरी क्यों नहीं ली थी? बी ने उसकी डिलीवरी क्यों नहीं ली थी? उसके पास ऐसी चीज थी। अब इसमें कहा जाएगा ये जो ब्लैकबेरी मोबाइल है ना, इस गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये गुड ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत बड़ा पैक करके और इसको डिलीवरी में टाइम लगे, ट्रक लोड हो। इसे तो आप अपने बैग में डाल के चल सकते हैं, है ना, हाथ में भी लेके जा सकते हैं। इसको कैरी, अगर ये आइटम किसी और के पास है तो ये माना जाएगा कि इसके पास ही ओनरशिप है, इसके पास ही टाइटल है। सी ने अगर परचेज किया तो वो तो ये अज्यूम भी नहीं कर सकता कि किसी और को ये ऑलरेडी बेचा जा चुका होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए अगर ए के पास वो ब्लैकबेरी का मोबाइल है, नया है, पैक है, और वो सी को सेल करने के लिए ऑफर करे, तो सी यही मानेगा कि अभी ये रियल ओनर है और उसने परचेज किया है, गुड फेथ में परचेज किया है, प्राइस भी दी है। बी की गलती थी, उसने अगर उसको परचेज किया था तो उसे छोड़ा क्यों था शॉप में, वो भी 1 हफ्ते के लिए, किस कंडीशन पे? ठीक है, तो ये इसके केस में इंपॉर्टेंट करता है, और गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मैंने ये ब्लैकबेरी मोबाइल इससे मार्क किया है क्योंकि गुड्स किस टाइप का है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े हैं और उनको पैक होने में, जाने में, सॉर्टिंग, जैसे हमने वो ऑयल का एग्जांपल देखा था। ऑयल अभी पैक होना है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, मैं उसको इमीडिएट कैरी नहीं कर सकती हूँ। अगर 1000 लीटर है तो 1000 लीटर मैं उसी समय शॉप में जाऊं और वो पैक भी हो जाए और मैं कैरी भी करूं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ब्लैकबेरी मोबाइल वो तो मैं कैरी कर सकती हूँ। फ्रिज है, टीवी है, टीवी अगर आपका कार्टन ऐसा होता है कि अगर आप बाई कार गए तो अपनी कार में रख के ले जाइए। टीवी अगर आपने 1-1 हफ्ते छोड़ा हुआ है शॉप में और वो आगे सेल हो जाता है किसी को, तो वही कहा जाएगा कि आपने डिलीवरी क्यों नहीं ली थी, ऐसी क्या वजह थी जो आपने डिलीवरी नहीं ली। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, where a person having bought or agreed to buy goods obtains with the consent of the seller possession of the goods or the documents of title to the goods। 2 चीजें हैं, या तो उसने गुड्स का पोजीशन ले लिया है या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, एक ऐसा डॉक्यूमेंट ले लिया है जिससे टाइटल उसको
ट्रांसफर हो गया. द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन or by a mercantile agent acting for him of the goods or document of title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice. यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, एक तो सेल हो रही है, सेल करे या फिर प्लेज करे या किसी और तरीके से डिस्पोजिशन करे, receiving the same in good faith and without notice of any lien or other right of the original seller in respect of the goods sale have effect as if such lien or right did not exist. इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल है, एक बार खुद रीड करके देखो. जल्दी से खुद रीड करके देखिए. इसका मतलब हुआ कि मैंने पोजीशन ऑफ गुड्स ले लिया है, मैं बायर हूं, मैंने पोजीशन ऑफ गुड्स ले लिया है, या अगर मैंने पोजीशन नहीं लिया तो मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट की टाइटल मुझे ट्रांसफर हो गया है, वो वाला है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वेयर हाउस का सर्टिफिकेट ले लिया, वेयर हाउस जो वहां पे इंचार्ज था उसका सर्टिफिकेट आपके पास, वो जो उसने गुड्स का उसके पास स्टोर है वो सर्टिफिकेट आपने ले लिया है. यानी ये क्या दोनों चीजें क्या शो कर रही हैं कि आप इसके ओनर बन गए हो. अब आप इसे गुड्स को अगर आप सेल करते हो, प्लेज करते हो या किसी और तरीके से डिस्पोजिशन आप उसको यूज कर सकते हो. कोई ऐसी चीज है जो आप फर्दर कंस्ट्रक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में आप यूज कर रहे हो तो आप उसे यूज कर लोगे. तो ये अब आपका हो गया है. क्यों? क्योंकि आपके पास पोजीशन आप किसी के कंसेंट से ही लोगे ना, सेलर के कंसेंट से आपने पोजीशन ले लिया है. ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अगर वेयर हाउस का वो इंचार्ज आपको वो डॉक्यूमेंट दे रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रहा है, तो वो उसके ओनर, जो ओरिजिनल ओनर है, उसके कंसेंट से ही आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करेगा. तो अगर उसने वो डॉक्यूमेंट दिया है तो अब आप उसको यूज कर सकते हो. इसके इस एक्सेप्शन के अंदर यही चीज दी हुई है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय स्टपल. सबसे पहले तो आ जाओ कि स्टपल का मतलब क्या होता है. ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख चुके हैं, जल्दी से बता दो. कोई नहीं है. अमित शाह, अंशिका, बेटा स्टपल का मतलब क्या होता है? अमित आप क्लास में हैं? 44 भी अमित शाह. यस मैम. मैम टू स्टॉप. किसने क्या बोला? बिल्कुल क्लियर. अंशिका आप बताओ, स्टॉपल का मतलब क्या होता है? नहीं पता. अंशिका आप क्लास में है बेटा? आर यू लिस्निंग में? अंशिका, अरुण, अरुण आप क्लास में है? यस मैम. अच्छा, आप तो हो. ज्योति सेठी आप क्लास में हो? ज्योति आपने ये पहले भी लॉ पढ़ा है, आपको पता है ये स्टपल का मतलब क्या होता है? यस मैम, तो पढ़ना स्टार्ट किया था लॉ. हाँ हाँ. मैम स्टॉपल का मतलब होता है कि जिससे मतलब जो बंदा जो किसी से एक्सपेक्टेड है किसी इंसान से, वो उसके लाइक ऑपोजिट करें कुछ, लाइक ऐसा कुछ. मतलब कुछ जैसे अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है और वो अपने ही मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दें. ज्योति प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करेंगे इफ यू डोंट माइंड. मैम एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ तो आई कांट. सॉरी. आर यू वर्किंग समवेयर? यस मैम.
मैं जान सकती हूँ आप क्या काम करते हो? मैम कंटेंट राइटिंग। क्या करते हो? कंटेंट राइटिंग। ओके, मैं सिर्फ इतना ही कोट करूंगी, चलो मैं कुछ कोट नहीं करती। ऑल द बेस्ट। स्ट्रपल का मतलब ये नहीं होता है, स्ट्रपल का मतलब होता है, लिख लो अच्छे से, याद कर लो। फर्स्ट वर्ड जो मैंने एक बार कह दिया, फर्स्ट टाइम कह दिया, वही सही होगा। कैन नॉट डिनाई लेटर। Where the owner of it, by his conduct or omission, leads the buyer to believe that the seller has authority to sell, he is stopped from denying the fact afterwards. The buyer thus gets a better title than the seller. दो लोग सामने खड़े हुए हैं, A and B. B C की तरफ देख के कहता है, किसी चीज की बार्गेनिंग करता है, C की तरफ देख के कहता है कि ये मकान खरीद लो, कितना दे दो, मैं सेल कर दूंगा, अभी कर दूंगा। और सी मना नहीं कर रहा है, सी कुछ नहीं कह रहा है, सी साइलेंट है, सी उनकी बात सुन रहा है, देख रहा है। तो ए क्या मानेगा? ए यही मानेगा ना कि बी के पास पूरी अथॉरिटी है इस हाउस को सेल करने की। आप प्रिज्यूम यही करोगे ना कि सी ने मना नहीं किया, बी अथॉरिटी के साथ बोले जा रहा है, इसका मतलब बी के पास अथॉरिटी है, और बी जो प्राइस कोट करेगा, जो भी टर्म्स उसके डिसाइड होंगे, ए उसको एग्री करेगा और उस पर सेल होनी पड़ेगी। बाद में सी अगर बोलता है कि नहीं नहीं, बी की क्या अथॉरिटी है सेल करने की, तो भाई आप उस दिन चुप क्यों थे? आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, डिस्कशंस हो रहे थे, बार्गेनिंग हो रहे थे, तो आप उस दिन चुप थे। आपने अपना कोई गेस्चर या कोई वर्ड्स इस तरीके से यूज नहीं किए जो इस बात को डिनाई करते कि बी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस हाउस को सेल करने की या इसको बार्गेनिंग करने की, या मेरा कंसेंट यानी सी का कंसेंट नहीं है कि बी उसके ऊपर एक्ट करे। ओके, तो सेल बाय स्टॉपेल, जो बी कह रहा है उसको सी ने डिनाई नहीं किया, तो अब बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, ये इसका मतलब है। पहली बार आपने जो किया, हाँ जी बोलो। साइलेंस इज नॉट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ना? यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं बेटा, सामने की बात हो रही है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन अलग चीज है, वहां पे एक्सेप्टेंस अलग चीज है। वहां पे तो आपको ये टर्म डाला गया कि अगर आप चुप रहोगे तो मैं आपको ये प्रिज्यूम कर लूंगा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा ना। यहाँ जो हमारी सेल डील चल रही है या सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें ऐसा कोई टर्म ही नहीं है ना कि आप चुप रहे तो भी हम आपकी हाँ मान लेंगे। ओके मैम, ठीक है, यहाँ पे तो आप अपने चुप रहने से ये प्रिजम्पशन दे रहे हो कि दूसरे के पास अथॉरिटी है बार्गेनिंग करने की, सेल करने की, आपका कंसेंट है उसके पास। अब मुझे क्या पता कि आपका कंसेंट नहीं है। अगर आपका कंसेंट नहीं था तो आप इमीडिएट डिनाई करोगे ना, राइट? यस मैम। अगर मैं किसी एक बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हूँ और बंगले का मालिक भी वहां खड़ा हो और मैं उसका बंगला सेल करने के लिए बोलूं कि ये मेरा है, छोड़ो उसका बंगला बड़ी चीज है, कार ले लेते हैं, एक काफी अच्छी कार खड़ी हुई है, होंडा सिटी है, ठीक है। अब मेरे पास उसकी मतलब मैं उसको सेल करने के लिए कह रही हूँ कि ये होंडा सिटी है और उसका मालिक भी साथ खड़ा है, उसके पास सारी चाबी है, लग रहा है उसकी अथॉरिटी, वो उसका ओनर है और ओनर मना नहीं कर रहा है, डील हुए जा रही है, हो रही है, रेट पे डिस्कशन हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, और जब एकदम फाइनल डील पे आ जाए और फिर अब वो बोले तो क्या कहोगे? मुझे तो लगा आपका कंसेंट है, आप दोनों साथ हो, यही कहोगे ना आप? आपने तब आपने अगर आपका कंसर्न नहीं था उस पर्सन के लिए, आपको इंटरेस्ट नहीं था उस डील में, तो आपने उसी समय क्यों नहीं मना किया? हम तो किसी को अपनी गाड़ी को हाथ भी लगाने नहीं देते ना। अगर कोई आउटसाइडर हाथ लगाए तो हमें आईब्रोज रेस कर लेते, अरे इसने हमारी कार को कैसे छुआ, राइट? और यहाँ पे पूरी डील हो रही है, यहाँ पे साइलेंस की बात नहीं है, यहाँ पे साइलेंट रह के आप इस सेल के पार्ट बन रहे हो। ये है स्टपल का मतलब यहाँ पे। फर्स्ट वर्ड, कैन नॉट डिनाई लेटर। A tells B in the presence of C that A is agent of C.
सी मेंटेन साइलेंस इंस्टेड ऑफ डिनाइंग इट। वो कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं सी का एजेंट हूँ, सी वहां पे प्रेजेंट है, वो चुप है, इसका मतलब ए एजेंट है सी का। अब एजेंट होना राइटिंग में जरूरी नहीं है, वर्बल भी एजेंट मैं अपॉइंट कर सकती हूँ कि ठीक है तुम मेरे एजेंट हो, तुम इस पे सेल करो, मैं तुम्हें ये मंथली दूंगी और ये तुम्हें कमीशन दूंगी, हो सकता है डील। Letter if A sells C's goods to C cannot dispute B's title to the goods. Okay, clear है? Next पे चलते हैं. Sale by a finder of goods. Under section 169 of the Contract Act, if a finder of lost goods could not reasonably find the true owner, or true owner refuses to pay the lawful charges of the finder of lost goods. दो कंडीशन हो गई. पहली कंडीशन है could not रीजनेबली फाइंड द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर मुझे मिला ही नहीं, या फिर ट्रू ओनर मिल गया तो उसने जो लॉफुल चार्जेस हैं फाइंडर ऑफ द गुड्स के वो देने से मना कर दिया. तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर और व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू. जब 2/3 से वैल्यू से ज्यादा उसकी वैल्यू तक हो जा सकता है तो वो गुड्स सेल करके अपनी वैल्यू निकाल के बाकी पैसा उसको दे सकते हैं. ये हो गया सेल ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. ठीक है. पेरिशेबल नेचर ये हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं. अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो मैं उसको खराब होने नहीं दूंगी. मेरा ये होगा कि ये पेरिशेबल नेचर के गुड्स को मैं सेल कर दूं और उसका जो अमाउंट है जब उसका ओनर मिले तो उसको दे दूं. नाउ लास्ट पॉइंट, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी. ऑफिशियल रिसीवर कौन होते हैं और असाइनी कौन होते हैं? अब पहला क्वेश्चन तो यही राइज हो जाता है जो आप लोग मुझे बताएंगे. नेहा, आज मेरी क्लास सबसे पहले ज्वाइन की थी पिंकी राजपूत. पिंकी जी आप क्लास में हैं? मैम मैं ट्राई करूं? नहीं. यस मैम. पिंकी आप क्लास में हो, वेरी गुड बेटा. अब पिंकी आप मुझे बताओ कि ऑफिशियल रिसीवर क्या होते हैं या असाइनी क्या होते हैं? मैम एक मिनट. टेक योर टाइम. क्या गूगल सर्च कर रहे हो? नो मैम, रीड करने लायक कुछ है ही नहीं. 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं वहां पे जो सामने आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं. इतनी देर में तो मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके आगे चली जाती. मैम आप बता दो. नहीं पिंकी अपना असाइनी सेलर हुआ, असाइनी सेलर हुआ, सेलर हो गया असाइनी. और ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? मैम जो गुड्स का ऑफिशियल मालिक हो, अरुण जिसको गुड्स मिलना ऑफिशियली. वीडियो ऑन करो, अपनी अपनी वीडियो ऑन करो. तो मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से, अरुण वीडियो ऑन करो अपनी. आई वांट टू सी यू. बहुत देर हो गई इसीलिए चुपचाप बैठे रहते हो. नहीं करोगे वीडियो? यश, आर यू इन द क्लास? यस जैन. यस मैम. ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? जैसे जो ओनर के थ्रू अपॉइंट करा जाता है, जो अपॉइंट बाय ओनर जैसे होते हैं वो असाइन ही होते हैं, असाइंड. विनीत, विनीत आप इसी नाम से ज्वाइन हुए हैं, आप क्लास में हैं? विनीत, विधि, यस मैम. विधि एंड विनीत, ये ऑफिशियल रिसीवर कौन होते हैं? एक एक करके बोलो. पहले विनीत आप बताइए ऑफिशियल रिसीवर कौन होते हैं? मैम जो ऑफिशियली, मैम कोर्ट से जो मैम ऑफिशियली रिसीव बंदा अपॉइंट होते हैं.
एब्सोल्युटली राइट। और असाइनी कौन होते हैं विनीत? मैम एजेंट। ऑफिशियल रिसीवर किस केस में कोर्ट से अपॉइंट होते हैं? मैम जब कोई कंपनी डूब जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है उनका। बाकी सबको समझ में आ गया? ऑफिशियल रिसीवर कौन होते हैं? ये दिया हुआ है इंसॉल्वेंट। कोई कंपनी या कोई पर्सन जब अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है तो कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है जो हमारी सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और जितना भी हमारा डेट्स है वो जो हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते हैं ये आपको पता है कि जब भी मेरा डेट जो है मेरी प्रॉपर्टी से ज्यादा हो जाएगा तो कोर्ट अब एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करके मेरे डेट्स को पे करते हैं। और इसके बाद ये जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद मैं क्लियर हो गई, अब मेरा कोई और फर्दर डेट नहीं है, जितना बचा वो बैड डेट्स हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और अब मैं फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये जो पर्सन कोर्ट से अपॉइंट होता है मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए और जो मेरी सारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल अपने पास ले लेता है उसे ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं। इज इट क्लियर? अब नहीं भूलना कभी भी, ऑफिशियल रिसीवर कोई ऐसा रिसीवर नहीं होता जो ओनर अपॉइंट करेगा, नहीं। और इंडिविजुअल है या कंपनी है, किसके पास जाके बोलेगी कि मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, अब मैं नहीं संभाल सकती अपने डेट्स को, तो कोर्ट के पास जाएंगे। तो हम कोर्ट के पास जब भी एक रिटर्न इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्लीज अब हमसे नहीं हो रहा, अब जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो आप जानो और जो भी हमारे डेट्स है जो भी पे होना है वो आप जानो, तो तब कोर्ट जिस पर्सन को अपॉइंट करेगी उससे ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं। ऑफिशियल रिसीवर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ओनर या कोई इंडिविजुअल या कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं होता। नाउ हु इज द असाइनी? असाइनी जिसको मैंने अपना गुड्स असाइन कर दिया या मैंने किसी कंडीशन में उसको अपना गुड्स दे दिया, वो असाइनी होता है। तो अगर ऑफिशियल रिसीवर को सेल कर रहा है तो उससे बेटर टाइटल ही देगा वो, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल करने की। ऐसे ही असाइनी जो है उसके पास भी प्रॉपर टाइटल है और वो आगे फर्दर बायर को प्रॉपर टाइटल ट्रांसफर करेगा। तो हम क्या देख रहे थे, हमारी डॉक्ट्रिन क्या थी कि ओनर ही सेल करेगा या उसका कंसेंट होगा या फिर अथॉरिटी होगी। ठीक है, यही देख रहे थे ना हम डॉक्ट्रिन में, या तो वो ओनर खुद हो या उसके पास अथॉरिटी हो या कंसेंट हो। तो ऑफिशियल रिसीवर क्या है, ना तो वो ओनर खुद है, ना उसके पास अथॉरिटी है, ना उसके पास ओनर का कंसेंट है, बट स्टिल वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर रहा है। अब पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन आगे के लिए भी। नाउ कम टू, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़े से लॉ के टर्म्स पे ध्यान दीजिए, क्या लिखना है क्या चीज है उसको क्लियर कीजिए। बेसिक टर्म्स अगर नहीं आ रहे हैं आपको तो अपने पास मत रखो, या तो अपने ग्रुप में डिस्कस करो या घर में कोई अगर मेंबर है जिनको नॉलेज है आप उनसे डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लियर कर लो। अदरवाइज